स्कॉट शोज द वे। स्कॉट रास्ता दिखाती है। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो यह टू किल अ मॉकिंग बर्ड जो कि एक नॉवल है, उस नॉवल का एक पार्ट है। अगर हम इस वर्क के बारे में बात करें तो इसे लिखने वाले हार्पर ली है। हार्पर ली का लाइफ स्पैन 1926 से 2016 तक रहा। वह एक अमेरिकन राइटर थी और उनकी पहली नॉवल टू किल अ मॉकिंगबर्ड को पुलित्जर प्राइज मिला था और उसे बेस्ट नॉवल ऑफ द सेंचुरी 1919 में मिला था। अगर हम इनके बारे में बात करें तो इन्हें प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम नवंबर 2007 में मिला था। हार्पर ली अपने वर्क्स में बहुत सारे कैरेक्टर्स दिखाती है जो बहुत ही यादगार रहता है। साथ ही साथ इनके जितने भी वर्क्स होते हैं उनमें सिविल राइट्स और रेसिज्म को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मली सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स में 1930s के टाइम में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे थे। तो अब हम इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी कहानी। कहानी की शुरुआत में एटिकस नाम के एक लॉयर के बारे में बताया जाता है जो कि टॉम रॉबिन्सन नाम के एक पर्सन की मदद कर रहा होता है जिसे झूठे केस में फंसाया गया है। एटिकस के दो बच्चे हैं जिनमें से बेटी का नाम है स्कॉट और बेटे का नाम है जेम। वो दोनों एटिकस के पास पहुंच जाते हैं जब उसे एक ग्रुप ऑफ मैन उसे परेशान करने के लिए आता है। साथ ही साथ वह टॉम को भी नुकसान पहुंचाने के लिए आया था। तो स्कॉट ने बहुत ही ब्रेवरी के साथ उन सारे के सारे ग्रुप ऑफ मैन का सामना किया जिसके कारण उन सारे के सारे लोगों को शर्म आने लगी थी। इसी के साथ इसमें कुछ और कैरेक्टर्स है जो कि है हैकटेट जो कि एक शेरिफ है। शेरिफ एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो एक चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहता है इंग्लैंड और वेल्स में। उसी के साथ डिल जो कि स्कॉट और जेम का फ्रेंड है। फिर उसके बाद मिस्टर कनिंघम जो एक फार्मर है। फिर उनके बेटे वॉल्टर जो कि स्कॉट का ही क्लासमेट है। एक बड़ा सा एक्सटेंशन रॉड लगा हुआ था सेकेंड फ्लोर की विंडो और बिल्डिंग के नीचे। उस बिल्डिंग के नीचे एटिकस आराम से बैठे हुए दरवाजे के सामने न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और उसके ऊपर नाइट बल्ब लगा हुआ था जिसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े घूम रहे थे जिसके बारे में उसे कुछ खास ध्यान नहीं था। मैंने भागने की कोशिश की मगर जेम ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझसे कहा वहाँ मत जाओ, हो सकता है कि उन्हें यह पसंद नहीं है। वो इस वक्त सही है, चलो चलो हम यहाँ से चलते हैं। मैं तो बस यह देखना चाह रहा था कि वह कैसे हैं। तो हम लोग घर वापस जाने वाले थे तभी अचानक से हम लोगों ने चार बड़ी बड़ी गाड़ियों को मेरिडियन हाईवे की तरफ से आते हुए देखा और वह सारी की सारी गाड़ियां लाइन में लग चुकी थी और जेल के सामने रुक गई। लेकिन अब तक उन गाड़ियों में से कोई नहीं निकला। हम लोगों ने क्या देखा कि एटिकस अपने न्यूज़पेपर से देख रहा होता है कि कौन आया है। वह उसे बंद करता है और अपने गोद पे रख देता है और फिर उसके बाद वह अपने हैट को पीछे की तरफ हटाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो उन्हें उम्मीद थी कि वे सारे के सारे लोग आने वाले हैं। विस्पर बोलता है चलो चलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग गली से होते हुए जितनी जंगल डोर के पास पहुंच जाते हैं और जेम चुपके से देखने की कोशिश करता है। वह कहता है कि हम और ज़्यादा नज़दीक जा सकते हैं।
तो फिर हम दौड़ते हुए टिंडल हार्डवेयर के गेट के पास पहुंच जाते हैं। कुछ देर के बाद उस गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं और उनकी परछाई हम लोग जेल की दीवार पे बनते हुए देख पा रहे थे। वही एटिकस के बारे में बात किया जाए तो एटिकस जहाँ थे वो वहीं खड़े थे और उन सारे के सारे लोगों ने अपने आप को एटिकस की नज़र से छुपा लिया। एक आदमी बोलता है, मिस्टर फिंच वही है। जिसके बाद एटिकस बोलते हैं कि हाँ वो यही है और उसे जगाने की कोशिश मत करो। फिर उसके बाद मेरी फादर की बातों का ध्यान रखते हुए मुझे यह रियलाइज़ हुआ कि यह बहुत ही ज़्यादा फ़नी सिचुएशन है। वह सारे के सारे आदमी लोग बहुत ही धीमे धीमे बात कर रहे थे, जिनमें से एक आदमी बोलता है कि आपको पता है कि हम यहाँ क्यों आए हैं, तो दरवाजे से हट जाइए मिस्टर फिंच। जिसके बाद एटिकस बोलते हैं कि तुम वापस मुड़कर अपने घर चले जाओ वॉल्टर, हैगटेट अगल बगल में ही है। जिसमें से एक आदमी बोलता है कि वह यहाँ पे है, वह यहाँ पे नहीं है, वह तो जंगल चला गया है और सुबह होने से पहले नहीं आने वाला है। जिस पे बोलता है एटिकस, हाँ लेकिन ऐसा क्यों? जिस पे वह आदमी बोलता है कि कोई आदमी शिकार करने के लिए गया है और वह इतनी जल्दी आ जाएगा, वो भी सही समय पर। आपने इसके बारे में सोचा है मिस्टर फिंच? जिस पे मिस्टर फिंच बोलते हैं कि मैंने इसके बारे में सोचा तो है, लेकिन मुझे इस बात पे विश्वास नहीं है। अभी तक मेरे फादर की आवाज़ सेम टू सेम वैसी थी। उनकी आवाज़ में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं था। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है कि मुझे पता है। जिस पे फिर मिस्टर एटिकस बोलते हैं कि आपको सही लगता है? तो एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा है, वे जितने भी लोग हैं वो किसे पकड़ने के लिए आए हैं, तो वो बेसिकली टॉम रॉबिन्सन को पकड़ने के लिए आए हैं और मिस्टर एटिकस उसे बचाने के लिए वहाँ पे है। तो अभी तक इतनी सारी बातें बता दी गई है कि मिस्टर हैग कहीं बाहर गए हुए हैं। तो मिस्टर फिंच क्या करते हैं, उन लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहे होते हैं, यह डराने की कोशिश कर रहे होते हैं कि मिस्टर हैग कभी भी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए उन सारी के सारे लोगों को भाग जाना चाहिए। और यह सारी की सारी बातें अब तक मिस्टर फिंच ने बोला था। और अगर स्कॉट के बारे में बात करें तो स्कॉट ने इस तरीके से सवाल 2 बार सुना था और इसका मतलब यह था कि कोई मुसीबत में आने वाला है। और यह एक ऐसा सिचुएशन था जिससे मैं भाग नहीं सकती थी। तो मैंने जिम का हाथ छुड़वा कर अपने आप को फ्री कर लिया और जितनी तेज़ी के साथ हो सकता था मैं एटिकस की तरफ भागी। जिम ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मेरी स्पीड जिम और डिल दोनों से बहुत ज़्यादा तेज़ थी। मैं उन सारे के सारे आदमियों को हटाते हुए उनके बीच पहुंच गई थी और मैंने बोला, हे एटिकस। मुझे लगा इस बात से मेरे फादर सरप्राइज हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने तो मेरी खुशी को ही ख़त्म कर दिया। अचानक से उनकी आंखों में मैं देख पा रही थी कि उन्हें डर लग रहा है, लेकिन वह डर ख़त्म हो गया जब उन्होंने डिल और जिम को देखा। जब मैंने उन सारे के सारे लोगों की तरफ देखा तो मुझे पता चला कि वे लोग तो बिल्कुल ही अलग है। मैंने आज तक इन लोगों को कभी नहीं देखा। इतनी ही देर में एटिकस अपने चेयर से खड़े होते हैं और धीमे धीमे आ रहे होते हैं, मानो कि कोई बूढ़े आदमी हो। उन्होंने न्यूज़पेपर को बहुत ही ज़्यादा आराम से रखा, फिर अपनी उंगली का इस्तेमाल करके अपने कोट की क्रीज को सही किया। फिर उसके बाद वह कहते हैं कि जिम
चले जाओ और स्कॉट और डिल को लेकर के भी अपने साथ चले जाओ। ऐसा नॉर्मली होता था कि हम लोग अपने फादर की बात को मानते थे, लेकिन आज जिम ऐसा नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि घर चले जाओ, जिस पर जिम अपने सिर को हिलाता है और फिर इतने दिन में एटिकस क्या करते हैं, वह अपने कमर को पकड़ करके हल्का जिम की तरफ झुकते हैं और अब दोनों का चेहरा एक दूसरे की तरफ था। मैं उन दोनों के बीच में रिजेम्बलेंस रूप रंग को सही ढंग से देख पा रहे थे। जिम के बारे में बात किया जाए तो उसके सॉफ्ट ब्राउन हेयर है और ब्राउन आइज है और उसका चेहरा ओवल शेप है। वही दूसरी ओर अगर एटिकस के बारे में बात किया जाए, एटिकस के बाल काले हैं और उनका चेहरा स्क्वायर कट का है, लेकिन दोनों के दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे की तरह दिखने में लगते थे और ऐसा लग रहा था कि दोनों के दोनों एक दूसरे की बात नहीं मानना चाह रहे थे। तो फिर एटिकस ने बोला कि घर चले जाओ, जिस पे जिम ने फिर से अपना सिर हिलाया। फिर उसके बाद एक आदमी आता है और बोलता है कि मैं इसे घर पहुंचा देता हूं, और ऐसा बोलते हुए जिम के कॉलर को पकड़ लेता है और जिम हवा में ऊंचा हो चुका था। तो मैंने उस आदमी को जोर से किक मारा और नंगे पांव मैंने किक मारा था और बेचारा उसे बहुत ज़्यादा जोर से चोट लग गई। मैंने तो सोचा था कि मैं उसे इतना ज़्यादा जोर से नहीं मारूंगी। उसके बाद एटिकस ने अपने हाथों को मेरे कंधे पे रखा और कहा, चलो बस बहुत हो गया स्कॉट, इस तरीके से लोगों को नहीं मारना चाहिए। जबकि मैं यह बताना चाह रही थी कि मैंने क्यों मारा, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुन रहे थे। फिर उसके बाद मैंने बोला कि जिम के साथ कोई इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकता है। फिर उसके बाद एक और आदमी बोलता है, ठीक है मिस्टर फिंच, इन सब को यहाँ से भेज दीजिए, आपके पास 15 सेकंड का समय है। इन सारी की सारी बातों के बीच में एटिकस जिम को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि घर चले जा, घर चले जा, लेकिन जिम का एक ही जवाब था कि वह घर नहीं जाने वाला है। तो एटिकस ने उन्हें धमकाया, उनसे रिक्वेस्ट किया और अंत में बोला कि प्लीज़ जिम इन सब को लेकर के घर चले जाओ। अब मुझे इन सारी की सारी चीज़ों को देख करके बहुत ज़्यादा थकावट हो रही थी, लेकिन मुझे पता था कि जिम का भी कुछ अपना नज़रिया है कि वह ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है। वही इन सारी चीज़ों के दौरान मैं उन सारे के सारे लोगों को देख रही थी। यह गर्मी की रात थी, लेकिन सारे के सारे लोग बहुत अच्छे ढंग से कपड़े पहन के आए थे। डेनिम की शर्ट थी और बटन पूरे कॉलर तक लगा हुआ था। मुझे लगा ये सारे के सारे लोग कोल्ड नेचर के हैं, गुंडे टाइप है, और उनकी स्लीव जो है वो पूरी तरीके से मुड़ी हुई थी, जिनमें से कुछ लोगों ने तो हैट को इस तरीके से पहना हुआ था कि उनका पूरा का पूरा कान ढक चुका था और उन सब को देख करके लग रहा था कि उन्हें बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है। वह ऐसे लोग नहीं थे जिनको रात को जागने की आदत थी। उन सब के बीच में मुझे एक जाना माना चेहरा दिखने को मिलता है और मुझे पता था यहाँ पे कौन थे, मिस्टर कनिंघम। तो मैंने बोला, हे मिस्टर कनिंघम, और ऐसा मैंने बोला, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि शायद उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। तो मैंने फिर से बोला, हे मिस्टर कनिंघम, आपका इंटेलमेंट ज़्यादा लंबा होता जा रहा है। इंटेलमेंट क्या होता है? तो जब किसी की प्रॉपर्टी पे किसी तरह का लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शन लगता है तो उसे इंटेलमेंट कहते हैं। मैं मिस्टर वॉल्टर कनिंघम के लीगल अफेयर्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से जानती थी, जिसके बारे में एटिकस ने मुझे बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ था और उन्हें देख करके लग रहा था कि वह बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल है। उन्होंने अपने गले को साफ किया और दूसरी तरफ देखने लगे, जिससे मुझे क्या पता चल गया कि उन्हें मेरी बात पसंद नहीं आई है।
मिस्टर कनिंघम किसी भी तरीके के हैट को नहीं पहनते थे। उसके साथ साथ उनका बाल भी पूरी तरीके से सफ़ेद हो गया था और वह जिस तरीके के कपड़े पहनते थे हमेशा आज वह भी उसी तरीके के कपड़े को पहन करके आए हैं। और उनके पैरों में जो जूता होता था वह बहुत ही ज़्यादा भारी होता था। अब मैंने कहा कि मिस्टर कनिंघम, क्या आपको मैं याद हूँ? मैं जीन लुइस फिंच हूँ। आपने मेरे लिए एक बार हेक्टोरी नट्स भी लेके आया था, क्या आपको याद है? मुझे बुरा लग रहा था, जिस तरीके से किसी व्यक्ति को बुरा लगता जब उसे सराहा नहीं जाता है। फिर आगे मैंने बोला कि मैं रोज़ वॉल्टर के साथ स्कूल जाती हूँ। वह आपका ही बेटा है ना? वह कैसा है? वह ठीक तो है ना सर? अब उसके बाद क्या होता है, मिस्टर कनिंघम के बारे में बात किया जाए तो वह मुड़ जाते हैं। आखिरकार वह मुझे जानते थे। मैंने कहा कि आपका बेटा मेरे क्लास में पढ़ता है और वह सब कुछ बहुत ही अच्छे ढंग से करता है। वह एक अच्छा लड़का है। एक बार तो हम लोगों ने उसे अपने घर डिनर करने के लिए भी बुलाया था, जिसके बारे में हो सकता है उसने आपको बताया हो। एक बार की बात है, मैंने तो उसे पीटा भी था। वह अच्छा लड़का है। अगर आप उससे मिले तो मेरी तरफ से हे बोलना। आप बोलोगे ना? इन सारी चीज़ों के होने के बावजूद एटिकस मुझसे कहते हैं कि यह बहुत ही अच्छा तरीका है, आप लोगों से पोलाइटली बात करते हो, लेकिन आपको हमेशा अपने इंटरेस्ट से नहीं उनके इंटरेस्ट की तरफ से भी बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं मिस्टर कनिंघम के बारे में बात करूं तो वह अपने बेटे के बारे में लगा कि वह बात ही नहीं करना चाहते। फिर मैंने एक अंतिम कोशिश की उनके इंटेलमेंट के बारे में बात करके, ताकि उन्हें घर जैसा एहसास हो। मैं उन्हें सलाह दे रही थी कि इंटेलमेंट्स बुरा होता है। जहाँ धीरे धीरे करके मुझे यह अंदाज़ा हो गया कि मैं यह बात सबके सामने बोल रही थी। सारे के सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, जिनमें से कुछ लोगों के मुंह खुला हुआ था। वही दूसरी ओर एटिकस ने अब जेम को पोक करना, उसे इशारे करना बंद कर दिया था और सारे के सारे मतलब वो दोनों दिल के बगल में जा करके खड़े हो गए थे। वे लोग मेरी तरफ देख रहे थे, यहाँ तक कि एटिकस का मुंह थोड़ी देर के लिए खुल गया था, लेकिन जब उनकी नज़र मुझसे पड़ी तो उन्होंने अपने मुंह को बंद कर दिया। फिर मैंने एटिकस को कहा कि मैं मिस्टर कनिंघम को यह बताने की कोशिश कर रही हूँ कि इंटेलमेंट सही नहीं होता है, लेकिन आपने तो कहा किसी तरीके की कोई टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी इसे करने में बहुत ज़्यादा लंबा समय लगता है और यहाँ तक कि आप लोग सबको घर चले जाना चाहिए। अब धीरे धीरे करके मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैंने क्या किया है, कितने बेवकूफ़ी वाला काम किया है। एंटेलमेंट एक ऐसे तरीके का टॉपिक है जिसके बारे में हम लिविंग रूम में बात कर सकते हैं। अब ऐसे करते करते मेरे बालों के किनारे तक पसीना पसीना आने लगा था। वही दूसरी तरफ बहुत सारे लोग मेरी तरफ देख रहे थे और सारे के सारे शांत थे। मैंने पूछा, क्या हो गया? एटिकस ने कहा, कुछ भी नहीं। फिर उसके बाद मैंने मिस्टर कनिंघम की तरफ देखा, जो भी मेरी तरफ देख रहे थे। तभी उन्होंने क्या किया,
उन्होंने दोनों हाथों से मुझे पकड़ा और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उसे हे बोल दूंगा लिटिल लेडी, और ऐसा बोलते वह चले गए और वह अपने सारे लोगों को बोलते चलो चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर धीरे धीरे करके वे सारे के सारे लोग वहाँ से चले गए। फिर उसके बाद मैं एटिकस की तरफ मुड़ी, लेकिन एटिकस जेल की तरफ चले गए और वह अपने सिर को दीवार पे रख करके वहीं बैठे हुए थे। मैं उनके पास गई और उनके स्लीव को खींचा, क्या हम घर जा सकते हैं? तो उन्होंने कहा हाँ तुम जा सकती हो। और ऐसा कहने के बाद वह अपने रुमाल को निकालते हैं और अपने चेहरे को साफ करते हैं और नाक को साफ करते हैं। तभी अंदर से एक आवाज़ आती है, मिस्टर फिंच। वे लोग चले गए, जिसमें से एटिकस एक कदम पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं और कहते हैं कि हाँ वे लोग चले गए हैं टॉम, अब तुम आराम से सो सकते हो, कोई भी तुम्हें परेशान करने नहीं आने वाला।